इस मुल्क को डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है। दुनिया को बता दिया गया कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, इसमें हिंदू ही नंबर 1 का शहरी बनकर रह सकता है। उनको इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं रहा है कि मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर दो कि इनको कैमरे पे मार करके पूरे देश को, दुनिया को दिखाओ। गुजरात में दलितों की खाल खींची गई, कोड़े मारे गए। अगर तुम अपने अधिकार मांगोगे तो हम ये काम करें। जो अफीम खिला दी गई है वोटर्स को, नरेंद्र मोदी चाहे जितना खराब आदमी हो, मुसलमानों को ठीक तरह से निपटा रहा है कि अब इंसाफ बुलडोजर से होता है, गोली से होता है, एनकाउंटर से होता है। आज क्या हो रहा है? अभी हमारे साथी हरि सिंह जी ने अपने भाषण के अंत में उन चीज़ों का जिक्र किया कि आज के हालात उस इमरजेंसी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और यही मेरा लेख जो छपा है अभी कल, उसका भी शीर्षक है कि इमरजेंसी के मुकाबले आज के हालात ज़्यादा ख़तरनाक हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। बहरहाल ये तो इस मुल्क की मेजॉरिटी को तय करना है कि वो आया इस मुल्क को किस तरह से, जिस तरफ ले जाया जा रहा है पिछले 9-10 वर्षों से, उस तरफ ले जाएगी और उसी के हाथ का कठपुतली बन करके 2024 के इलेक्शन में उन्हीं लोगों को सत्ता सौंप देगी जिन्हें अभी तक सौंपी है पिछले 2 चुनावों में, या निज़ाम बदलेगा। मैं बहुत अदब के साथ और बहुत माजरत के साथ कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2024 में हालात कुछ बदलने वाले हैं, क्योंकि पिछले 9-10 सालों का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि इस मुल्क को डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र बना दिया गया है। डी जूरे ना बनाया गया हो, इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा सिस्टम में ही उनको इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं रहा है। कई टीवी डिबेट्स में जब मैंने ये सवाल किया कि बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा में कुल मिलाकर 400 से ज़्यादा एमपी हैं, उनमें एक मुसलमान नहीं है, उनमें एक ईसाई नहीं है और एक गलती से शायद मध्य प्रदेश से एक सिख आ गया है, तो क्या इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी माना जाए? क्या हम इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका ख्वाब हमारे पुरखों ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने देखा था और जिसका वायदा किया था कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद हम इस मुल्क को एक दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। मुसलमान अपने हिस्से का पाकिस्तान ले चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक लाइन का रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत थी और शायद उसका कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं करता कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो आज ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है वो चलाया जाएगा और उसकी ताज़ी जीतती जागती मिसाल अभी आपने पिछले महीने देखा कि जिस तरह से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया, वो पूरी दुनिया को बता दिया गया कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, इसमें हिंदू ही नंबर 1 का शहरी बनकर रह सकता है। बाकी लोगों को बकौल गोलवलकर साहब जो भी अवर नेशनहुड डिफाइन में लिख गए हैं कि उन्हें यानी माइनॉरिटीज़ को हिंदुओं के रहमो करम पर रहना होगा, उनकी सदिक्षा पर रहना होगा और उन्हें अपने विशेष अधिकार तो मांगने बिल्कुल बंद ही कर देने चाहिए। ये आज ख़तरे हैं। जो सांप्रदायिक हिंसा जो 2-3 महीने तक चली गुजरात में और जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 लोग और गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2000 लोग जिंदा जलाकर मार डाले गए, ऐसा काम इमरजेंसी में नहीं हुआ। इमरजेंसी में ये भी नहीं हुआ जो पिछले 3 महीने से हमारा मणिपुर जल रहा है। इमरजेंसी में ये भी नहीं हुआ कि एनआरसी और सीएए ला करके ये बताया जाए कि कौन इस मुल्क में नंबर 1 का शहरी होगा, कौन नंबर 2 का शहरी होगा। हम तो समझते थे कि सिखों को रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाता है, लेकिन हमने किसान आंदोलन में ये भी देख लिया कि वो सिख जो इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, जो सिख इस मुल्क की रक्षाओं की सीमाओं की रक्षा करने में भी आज भी लगे हुए हैं, उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और जने क्या क्या ना बताया गया। और उनको भी ये मैसेज दे दिया गया कि तुम भी अगर अपने आप को माइनॉरिटी कहोगे तो मुसलमान, ईसाइयों
और दलित और आदिवासियों के पीछे बैठोगे। ये एक रियलिटी है। माफ़ कीजिएगा, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आज सच्चाई यही। तो सवाल ये है कि इस हालात में, इन हालात में हम इमरजेंसी को कोसें, इमरजेंसी को याद रखें, या मौजूदा हालात के बारे में ज़िक्र करें। आप लोग जानते हैं पिछले कई सालों से लिंचिंग एक नई प्रैक्टिस आई कि मुसलमानों के अंदर, दलितों के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर दो कि इनको कैमरे पे मार करके पूरे देश को, दुनिया को दिखाओ कि हम इस तरह से मार सकते हैं। रकबर खान जो राजस्थान में मारा गया, उसको मारने वाले ने उसकी वीडियो फिल्म बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। गुजरात में दलितों की खाल खींची गई, कोड़े मारे गए पोल से बांध करके, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि देखो, अगर तुम अपने अधिकार मांगोगे तो हम ये काम करेंगे। और तथाकथित धर्म संसद होती हैं इस देश में, वो सीधे सीधे कहती हैं मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, जिनोसाइड किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दिसंबर 2021 में जब ये हरिद्वार में इस तरह की धर्म संसद हुई, हमको लगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी करेंगी, इनके खिलाफ मुकदमे होंगे, इन्हें जेल में डाला जाएगा। नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट गए, PIL दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं की, लेकिन हाँ, कुछ इस तरह की कोशिशें ज़रूर हुई कि वो लोग जो खुलेआम नरसंहार की बात कर रहे थे वो कुछ दिनों के लिए जेल चले गए। लेकिन जब हमने कहा कि दिल्ली में हेट स्पीचेस होती है, यहाँ संघ का एक टेलीविज़न और उसका जो चीफ है वो खुलेआम नफ़रत पैदा करता है, लोगों को मारने मरने की बातें करता है, तो दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ 47 पेज का हलफनामा दायर किया और कहा कि ये कुर्बान अली झूठ बोलता है, इसने अदालत का वक्त बर्बाद किया है, दिल्ली में तो कोई हेट स्पीच हुई नहीं, और अगर हुई होती तो हम उस पर मुकदमा करते। जब अगली तारीख में हमने वो सारे सबूत, दस्तावेजी सबूत, ऑडियो वीडियो रखे और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ कि हाँ ये दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला है, तो उनको एक फरार का रास्ता दे दिया गया। यू कम विद ए बेटर एफिडेविट प्रशांत जी, उनको ये कहा गया और ये बताया गया कि हालांकि वो कंटेम्प्ट का मामला था, दिल्ली पुलिस के खिलाफ तो कंटेम्प्ट होना चाहिए था, हलफनामे पे झूठ बोला था उन्होंने, लेकिन नहीं कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि उनके आका, उनकी पुष्टपनाही करने वाले लोग बैठे हुए। और उनमें से कई लोग, जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने आकर के बाहर प्रदर्शन किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि हम इस देश के संविधान को, हम इस देश के कानून व्यवस्था को, संसद को, विधायिका को नहीं मानते। कंटेम्प्ट का मुकदमा उनके खिलाफ दायर तो हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए खुली छूट। वो स्वामी दासने का जो खुलेआम अपने मंदिर के बाहर लिखता है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और जो उस धर्म संसद में सबसे आगे था, उसको गिरफ्तार करने जब पुलिस गई तो उसने कहा कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मेरे पैर छूते हैं, तुम पुलिस वाले तुम मारे जाओगे, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आए। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ जाड़ के बताया कि साहब एक हल्के फुल्के केस में रात भर आपको थाने में रखेंगे, फिर सुबह छोड़ देंगे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो फिर उन्हें वो मुकदमे, वो धाराएं भी लगानी पड़ी जो हेट स्पीच के तहत हो रही हैं। बहरहाल इस तस्वीर का बताने का मतलब ये मिसालें हैं कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है। पिछले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव मीडिया पे हमारे सेक्युलर दोस्त थे वो सब ये कहते थे बीजेपी हार रही है और वहाँ अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। थोड़ा सा मैं भी घूम करके आया था उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ जो अफीम खिला दी गई है वोटर्स को वो ये कि नरेंद्र मोदी चाहे जितना ख़राब आदमी हो, मुसलमानों को ठीक तरह से निपटा रहा है। इसलिए इस चुनाव में तो मुसलमानों को सबक सिखाना है, और योगी जी जो कर रहे थे पिछले 5 साल, एक तरह से उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी, और नतीजा ये हुआ कि अब हौसले इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब इंसाफ बुलडोज़र से होता है,
गोली से होता है, एनकाउंटर से होता है, और कह दिया जाता है, विधानसभा में खड़े होकर के चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम सारे अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये आप लोगों को तय करना है कि यही निज़ाम चलेगा, इसी तरह से अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे। मेरी अपराधियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन क्या अपराधियों का सफाया इसी तरह से किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है, या इसके लिए कुछ और भी किया जाना है? दिक्कत ये हो रही है कि इस हॉल में बैठे हुए जितने लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उनमें से सभी लोग बहुत ही संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, सोशलिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं। लेकिन हुजूर वाला इस हॉल के बाहर भी जाने की अब ज़रूरत है, अगर इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर ले जाने से रोक